देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होता है, जैसे किसी भी डीएनए सेगमेंट में कोई भी मान लीजिए डीएनए का मॉलिक्यूल है, तो ये पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में एक टाइम में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए अलग अलग सीक्वेंस होते हैं कुछ डिस्टेंस पे जो ये ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो जितना पोर्शन डीएनए का एक बार में ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होगा वही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता है। मान लीजिए जो दूसरा सेगमेंट है या दूसरा पार्ट है, ये बाद में ट्रांसक्रिप्शन करे या जब उसकी जरूरत हो तब ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एंड जीन क्या होता है, ये आप पहले भी जानते हैं कि फंक्शनल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है, अब देखिए फंक्शनल पार्ट कौन सा होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा वही फंक्शनल पार्ट होगा, क्योंकि वही ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या करेगा, आरएनए बनाएगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो सिर्फ उतना ही पार्ट जो होता है वो किसी भी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए इन्वॉल्व होता है, तो वही क्या कहलाएगा, फंक्शनल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। तो देखिएगा इसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एंड जीन, a gene is defined as the functional unit of inheritance। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब यह डीएनए का वह पार्ट होता है जो इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होता है, दैट इज नोन एज द जीन। ट्रू, देयर इज नो एम्बिग्यूटी दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए। अब इस बात में कोई शक नहीं है आपको कि जो जीन है वो कहां पे पाया जाएगा, डीएनए पे ही पाया जाएगा। अब डीएनए का ही पार्ट है तो डीएनए पे प्रेजेंट होगा। एंड इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो एक डीएनए सीक्वेंस के टर्म में मतलब किस सीक्वेंस से किस सीक्वेंस तक हम जीन बोलेंगे, ये डिफाइन करना काफी डिफिकल्ट काम है। तो आप बस इतना समझिए कि जितना पार्ट ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और वही फंक्शनल पार्ट होता है डीएनए का, वही क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर द टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइंड एज जीन। अब एक्चुअली मैं बोल रहा था कि फंक्शनल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, फंक्शनल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन, और आपने ये भी बोला है कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है वही उतना फंक्शनल पार्ट होता है डीएनए का। तो यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो ये डीएनए यूनिट क्या बनाएगा, एमआरएनए। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डीएनए का वह पार्ट जो सिर्फ एमआरएनए बनाता है वही फंक्शनल होगा। जो टीआरएनए और आरआरएनए बनाता है वो भी फंक्शनल पार्ट ही काउंट किया जाता है या उसको माना जाता है, क्योंकि ऑल द थ्री टाइप ऑफ आरएनए आर फॉर्म फ्रॉम द डीएनए, डीएनए से ही बनते हैं। The DNA sequence coding for the tRNA or rRNA molecule also defined as gene. However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for a polypeptide, तो जैसे मान लेते हैं डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस्ट्रॉन बोल रहे हैं, ये किसके लिए कोड कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस एंड डेफिनेट नंबर ऑफ अमीनो एसिड होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस एंड डेफिनेट नंबर ऑफ अमीनो एसिड, मतलब इसमें हमको अमीनो एसिड की संख्या पता होती है और वो किस सीक्वेंस में पाए गए हैं या अरेंज हैं, वो सीक्वेंस भी वही होना चाहिए। अगर आप चेंज कर देंगे सीक्वेंस तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस अगर आप चेंज करेंगे तो प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा, नंबर भी चेंज करेंगे तो भी प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा, यानी डिफरेंट प्रोटीन फॉर्म हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर नंबर एंड अ स्पेसिफिक सीक्वेंस डिफाइंड एज अ प्रोटीन, तो ये पॉलीपेप्टाइड है। क्योंकि अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है ये पेप्टाइड बॉन्ड, क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसे ही कई सारे बॉन्ड हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट could said to be monocystronic मोस्टली इन द यूकैरियोट्स। तो ये कहा जा रहा है कि मोस्टली यूकैरियोट में एक ही सिस्ट्रॉन होता है, एक बार में एक डीएनए सीक्वेंस में क्या होता है, एक ही फंक्शनल यूनिट होती है जो एक टाइम में ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होता है। ठीक है, हाँ इससे साइड कई सारे हो सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग समय पर क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे।
तो यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक होता है, एक ही सिस्टोन होता है। आगे देखिए, और पॉलीसिस्टोनिक दैट इज मोस्टली इन द बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट। और बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट में एक ही समय पर एक ही डीएनए मॉलिक्यूल में एक से अधिक लोकेशन पर ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है, यानी इसमें प्रोसेस फास्ट होता है, क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन क्या होती है, कम होती है, तो उनको जल्दी से ट्रांसक्रिप्शन करना होता है, तो इसलिए उसमें फास्ट होता है, यानी पॉलीसिस्टोनिक होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक होता है, एक ही फंक्शनल यूनिट एक टाइम पे पाया जाता है। In eukaryotes, the monosystonic structural gene have interrupted coding sequence. The gene in the eukaryotes are split. इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे इतना तो ये जीन है, ये जीन है, तो ये इसके द्वारा स्प्लिट किया गया है, अलग किया गया है ना, तो ये नॉन कोडिंग पार्ट है, मतलब ये क्या करता है, नॉट ये ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इस नॉन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की वजह से ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। And the coding sequence are expressed sequence are defined as exons. देखिए, अब इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे, exons बोलेंगे, और जो नहीं कोड कर रहा होगा उसको इंट्रॉन। तो एक्सॉन और इंट्रॉन ये अल्टरनेट करके पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ जो एक्सॉन मतलब जो कोड कर रहा होगा वो एक्सॉन, और जो नहीं कोड कर रहा होगा वो इंट्रॉन। तो यानी कोडिंग सीक्वेंस जो होता है डीएनए का, यानी फंक्शनल यूनिट होता है, वो एक नॉन फंक्शनल यूनिट से सेपरेटेड होता है, अलग किया गया होता है। लेकिन जब ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है, तो मान लीजिए ये एक बार में एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एमआरएनए स्ट्रैंड बनाएगा, तो ये मान लेते हैं एक्सॉन है, फिर इतना सीक्वेंस इंट्रॉन का है, फिर एक्सॉन का है, फिर इंट्रॉन का है। तो बाद में क्या किया जाता है, इंट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, बाद में इंट्रॉन को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और जो बचे हुए एक्सॉन वाले पार्ट होते हैं उनको क्या किया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बनता है, जिससे हम क्या करते हैं, इस स्पेसिफिक सीक्वेंस से इस स्पेसिफिक सीक्वेंस का जो एमआरएनए होता है, ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है, और वही प्रोटीन जो होता है वो फिजियोलॉजिकल चेंज के लिए रिस्पांसिबल होता है। अब जैसा भी जीन होगा, जैसा उसको एक्सप्रेस करना होगा, वैसा ही वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा बॉडी के अंदर। देखेंगे, एक्सॉन्स आर सेड टू बी दोज सीक्वेंस दैट अपीयर्स इन द मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। तो एक्सॉन वो पार्ट होता है जो मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में पाया जाता है। एंड द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय द इंट्रॉन्स। एक्सॉन जो है वो इंट्रॉन के द्वारा इंटरप्टेड है, जगह जगह पे एक्सॉन के बीच बीच में क्या पाया जाता है, इंट्रॉन पाया जाता है। तो ये इसके द्वारा इंटरप्टेड है, बाद में इनको क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो बाकी बचे हुए एक्सॉन के पार्ट को एक साथ जोड़ करके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉर्म करेगा और वो पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा। इंट्रॉन्स आर इंटरवेलिंग सीक्वेंस एंड डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। अब देखिए, ये तो अभी इन प्रोसेसिंग था ना, ये अभी क्या था, इन प्रोसेसिंग था। जब एक प्रोसेस किया जाएगा, मतलब ये कंप्लीट आरएनए का फॉर्मेशन जब होगा, तो वहां से ये इंट्रॉन्स वहां से हटा दिए जाएंगे, तो इसीलिए लिखा हुआ है आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रोसेस्ड आरएनए, क्योंकि अभी ये इन प्रोसेस था। तो इन प्रोसेस में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पाए जाएंगे, लेकिन जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उस समय इनको क्या किया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। एंड द स्प्लिट जीन अरेंज फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द definition of a gene in terms of a DNA sequence। तो फिर अब यहाँ से डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा जीन पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ से कुछ सीक्वेंस तो हमने हटा दिया है। अब यही पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वही क्या कर रहा है, वही आरएनए बनाएगा और आरएनए प्रोटीन बनाएगा। नेक्स्ट, inheritance of characters is also affected by the promoter and regulatory sequence of the structural gene। अब देखिएगा, जैसे कोई भी जो पार्ट होता है डीएनए का, जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, वहां पर एक प्रमोटर साइट होता है, ठीक है, जो इनिशिएट करता है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है और ये टर्मिनेशन पार्ट होता है, ठीक है। तो इनिशिएशन पार्ट जो डीएनए का होता है, ये सिर्फ इनिशिएट करने के लिए रिस्पांसिबल होता है, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्टर होता है क्या, सिग्मा फैक्टर होता है जो इनिशिएट करवाता है।
ये इतना स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल पार्ट है, मतलब डीएनए का यह उतना पार्ट है जिसकी क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, इतने ही पार्ट का। और ये टर्मिनेटर पार्ट जो होगा, ये लो फैक्टर होता है यहाँ पर, वो उसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है, वहीं पर रोक देता है। तो ये सिग्मा फैक्टर है। एक्चुअली ये क्या करता है, जैसे एक हमारा जो होता है वो कोडिंग सीक्वेंस होता है, क्या होता है, कोडिंग, और दूसरा हमारा होता है टेम्पलेट, ठीक है। तो एक्चुअली ये सिग्मा फैक्टर जो होता है या इनिशिएशन जहां पे होता है और ये टर्मिनेशन है, तो इनिशिएशन पॉइंट जो होता है, जैसे ये आपका 3 to 5 to 3 एंड है और ये 3 to 5 है। तो आपको बताया गया था कि डीएनए पे जो कोडिंग होती है वो 3 to 5 सीक्वेंस पर होता है। डायरेक्शन क्या होता है, 5 to 3 सीक्वेंस होता है। तो ये एक्चुअली ये टेम्पलेट है, ये क्या है, टेम्पलेट है। तो हम क्या करते हैं, कोडिंग के अकॉर्डिंग जो कोड होता है, जैसे हमारा मान लेते हैं ये एडेनिन है, ये थाइमिन है, ये साइटोसिन है, ये गुआनिन है, थाइमिन है, एडेनिन है, एक्सेट्रा, ऐसे ही है। तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, एडेनिन का थाइमिन होगा, थाइमिन का एडेनिन होगा, साइटोसिन का गुआनिन होगा, यहाँ पे गुआनिन का साइटोसिन होगा, एडेनिन थाइमिन, ये सीक्वेंस हमारा होगा, ठीक है। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, ये कोडिंग एक्चुअली टेम्पलेट पर हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द कोडिंग। टेम्पलेट के अकॉर्डिंग नया स्टैंड बनाया जाता है आरएनए का, लेकिन किस पे रख करके, टेम्पलेट पर रख करके कोडिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो हमारा नया सीक्वेंस बनेगा वो कोडिंग के अकॉर्डिंग बनेगा, कोडिंग सीक्वेंस ऊपर वाला प्लेट और ये टेम्पलेट तो बनेगा किसके अकॉर्डिंग, कोडिंग के अकॉर्डिंग। कहाँ पर बनेगा, टेम्पलेट पर। टेम्पलेट ही तो एमआरएनए के जैसा बिहेव करता है। अब देखिए एक्चुअली ये डीएनए है और जब हम आरएनए बनाएंगे तो एडेनिन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, थाइमिन से। तो थाइमिन के प्लेस पर पाया क्या जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो जो हम बनाएंगे सीक्वेंस वो एडेनिन के सामने ये यूरेसिल हो जाएगा, थाइमिन सॉरी एडेनिन ये बनेगा इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एडेनिन होगा, साइटोसिन के सामने गुआनिन होगा, ये साइटोसिन ही रहेगा, ये एडेनिन ही रहेगा, ये यूरेसिल होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली नया जो स्टैंड बना है वो हमारा ये बना, ठीक है। तो इनिशिएशन एक्चुअली जैसे होता है, ये सिग्मा फैक्टर आकर के यहाँ से क्या करता है, इनिशिएट करवाता है, शुरू करवा देता है। किस पे शुरू करवाता है, टेम्पलेट प्लेट पर शुरू कराता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कोडिंग सीक्वेंस कराता है। ये नहीं चाहिए भैया, ऐसे ही है, इस पे बनाया जाता है। एक्चुअली सारा काम जो होता है वो कोडिंग स्टैंड का होता है, लेकिन किस पर होता है, टेम्पलेट पर होता है, कोडिंग के अकॉर्डिंग होता है। तो लगेगा कि ये सारा काम कर रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग होता है। तो सिग्मा फैक्टर जो है ये इनिशिएशन पॉइंट है, ये इनिशिएट करेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थाइमिन की प्लेस पर बस चेंज क्या हो जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। तो ये हमारा एमआरएनए का नया स्टैंड बन गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो देखिए इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय द प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ द जीन ऑफ अ स्ट्रक्चर। हेंस समटाइम्स द रेगुलेटरी सीक्वेंस आर लूजली डिफाइंड एज द रेगुलेटरी जीन। तो इन्हीं को हम रेगुलेटरी जीन भी बोल देते हैं, क्योंकि यही रेगुलेशन करेंगे। रेगुलेशन मतलब उसको कंट्रोल कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। Even though these sequences do not code for any RNA or protein, तो ये किसी RNA या प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये उसको क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये रेगुलेटरी जीन है और ये स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेकिन जो रेगुलेटरी होते हैं जैसे सिग्मा फैक्टर और लो फैक्टर, ये पार्ट है, ये किसी प्रोटीन को नहीं बनाते हैं, किसी RNA को नहीं बनाते हैं, लेकिन इनके बिना वो प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं हो सकता, ना इनिशिएट होगा ना टर्मिनेट। देखेंगे टाइप ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, ध्यान दीजिए। तो आपने बैक्टीरिया प्रोकैरियोट में पढ़ा कि पॉलीसिस्टोनिक होता है, जबकि यूकैरियोट में क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक होता है। मतलब एक ही जगह होगा डीएनए पूरे डीएनए सीक्वेंस पे, जहां से क्या हो रहा होगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा।
तो देखिएगा इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए, mRNA दैट इज मैसेंजर आरएनए, tRNA ट्रांसफर आरएनए एंड rRNA इसको हम राइबोसोमल आरएनए। All 3 RNA are needed to synthesize a protein in a cell। इन तीनों आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। The mRNA provide the template। mRNA क्या करता है? एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। जैसे एक टेम्पलेट होता है जिसमें क्या होता है? कोडॉन और प्रोटीन होते हैं। इन कोडॉन को क्या किया जाता है? रीड किया जाता है। रीड करने के बाद इनको क्या किया जाता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। तो mRNA जो होता है ये टेम्पलेट का काम करता है। किसका? टेम्पलेट। जैसे इसका नाम ही मैसेंजर आरएनए, यानी ये मैसेज को लेकर आता है कि मैसेज में लिखा क्या है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्या करता है? कोड को लेकर के आता है, उसको डिकोड किया जाता है। The mRNA provide the template, tRNA bring the amino acid and read the genetic code। ठीक है, जैसे इसमें कोडॉन प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। जब tRNA आप पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे आर्म होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। जैसे 5'3' होता है इसके भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये एंटी कोडॉन लूप है जो mRNA के पास में प्रेजेंट होता है, ये कहलाता है एंटी कोडॉन लूप कहलाता है। एक्चुअली यही एंटी कोडॉन लूप जो होता है ये क्या करता है? इस ट्रिपलेट कोडॉन से मैच करता है। मैच करने के बाद यहाँ पे क्या करता है? नए अमीनो एसिड को ये जोड़ता रहता है 3' पर। तो जो कोड ये रीड करेगा वहाँ अमीनो एसिड को ऐड करता रहेगा। तो वही पर्टिकुलर अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है यही क्या करेगा? प्रोटीन बना देगा। तो ये क्या करता है? अमीनो एसिड को मिलाता है और इसको क्या करता है? रीड भी करता है। जो कोड है ना उसको डिकोड करता है। कौन? ये कोडॉन, ये एंटी कोडॉन लूप है। तो वो एंटी कोडॉन लूप जो मैच कर जाएगा उसके साथ, तो वही जब मैच कर जाएगा तो वही रीडिंग हो जाती है। और रीडिंग के बाद क्या होता है? यहाँ पे अमीनो एसिड जो है नए नए ऐड किए जाते हैं और उसकी वजह से नया सीक्वेंस तैयार होता है। फिर देखिएगा the rRNA play the structural and catalytic role during the translation। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के दौरान rRNA क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए वो क्या करता है? कैटलिस्ट का काम। क्या करता है? कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट में आपको पता है कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं बिना उसमें पार्टिसिपेट किए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है? आरएनए इसको प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग में हेल्प करता है और ट्रांसलेशन के दौरान इन्वॉल्व होता है। देयर इज अ सिंगल स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। सॉरी, देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अंडरलाइन करें। यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए उसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम होता है? आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन इसका पूरा नाम अगर हम देखेंगे ना तो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए के द्वारा ही टेम्पलेट बनाया जाएगा। जब तक टेम्पलेट नहीं बनेगा तब तक ये प्रोटीन नहीं बना सकता, प्रोटीन ट्रांसलेशन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है क्या? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज खुद अकेले कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए का पॉलीमर बनाएगा तभी जब डीएनए कोड प्रोवाइड करेगा, यानी टेम्पलेट बना करके देगा तब। Dependent RNA polymerase that catalyze the transcription of all type of RNA in the bacteria। अब यहाँ पे बैक्टीरिया को लेके ही एक्सप्लेन किया गया। RNA polymerase bind to the promoter and initiate the transcription, यानी इनिशिएशन करता है। देखिए अब RNA polymerase जो है वो क्या करेगा? जैसे कितना एग्जाम है, एग्जाम वाला पार्ट ही सेलेक्ट किया गया है किसके लिए? ट्रांसक्रिप्शन के लिए, कि इसी डीएनए के इतने ही सीक्वेंस से हमको क्या बनाना है? आरएनए बनाना है। तो डीएनए के इतने सीक्वेंस से हमको आरएनए बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो आरएनए पॉलीमरेज से जो सिग्मा फैक्टर होता है, क्या होता है? सिग्मा फैक्टर होता है वो आकर के एसोसिएट होता है।
अब एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर ये दोनों एक साथ जब जुड़ जाते हैं तो ये तलाश में निकलते हैं कहाँ कि हमको इनिशिएशन पॉइंट मिल जाए कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो ये खोजते हुए जाते हैं तो इनको एक जगह पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मिलती है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या मिलेगा? प्रमोटर मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रमोटर। तो ये क्या करेंगे? ये आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ में हूँ? सिग्मा फैक्टर के साथ। सिग्मा फैक्टर ये इनिशिएट करता है तो ये दोनों एक साथ मिल करके इस पॉइंट पे जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं? आरएनए का छोटा सा सेगमेंट बनाते हैं, आरएनए का छोटा सा टुकड़ा बनाते हैं और यहाँ पे फिर अब ये धीरे धीरे रीड करते जाएंगे तो ये साइज जो है इसका बड़ा होता जाएगा और ये समझते रहिए कि इधर से लूप जो है वो अनबाइंड होता जाएगा और इधर से बाइंड होता जाएगा। जैसे कई सारे में डबल जीपर लगा होता है ना, दो जीपर लगे होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर बैग में लगा हुआ होगा। तो क्या करता है? एक जीपर खोलता जाता है और दूसरा जीपर क्या करता है? क्लोज करता जाता है। तो वहीं से आप समझिए कि एक ऐसे थ्रेड निकला हो धागा, ठीक है। तो जैसे जैसे अब उसकी लंबाई इसके चेन के पूरे लेंथ के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जीपर के पूरे लेंथ के अकॉर्डिंग है। तो अगर हम दोनों जीपर लेते जाएं एक साथ तो एक क्या करेगा? अनबाइंड करता जाएगा और ये थ्रेड क्या होगा? बड़ा होता जाएगा। ऐसे ही थ्रेड है तो ये बड़ा होता जाएगा, मतलब ये आरएनए का स्ट्रैंड है, ये धीरे धीरे इसको क्या करेगा? डिकोड करता जाएगा। तो डिकोड करता जाएगा तो इसकी लेंथ क्या होगी? बड़ी होती जाएगी और इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन बबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल जहां पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ये इधर से इसको क्लोज करता जाएगा, ये इधर से खुलता जाएगा। तो जैसे जैसे खुलता जाएगा तो इसका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा तो इतना बड़ा ऐसे आ रहा है हमको मिल जाएगा इसके पूरे लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लीजिए ये दूसरा है, अभी इसको एक ही ये पूरा है एग्जाम इंट्रान नहीं, ठीक है, ये पूरा एग्जाम। तो यहाँ से शुरू हुआ था तो ये इधर से फिर क्लोज हो गया, फिर इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर ये क्लोज हो गया, फिर इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ। अब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? टर्मिनेटर मिलेगा यानी रो फैक्टर मिलेगा। रो फैक्टर क्या करेगा? इसको टर्मिनेट करेगा। क्या करेगा? टर्मिनेट कर देगा। तो सिग्मा फैक्टर जो होता है ये इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ता है। जब एक बार इनिशिएट करा देता है फिर इसका काम खत्म हो जाता है, फिर कहीं दूसरे साइड पे जाएगा। क्या करेगा? दूसरे साइड पे जाएगा, दूसरे साइड पे जाएगा, फिर उससे क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड कर जाएगा, फिर वहां इनिशिएट कर देगा। मतलब ये घूमता रहेगा, ट्रांसलोकेट होता रहेगा एक जगह से दूसरी जगह। जहां जहां आपको ट्रांसक्रिप्शन करना होगा वहां वहां आरएनए पॉलीमरेज से जाके जुड़ेगा और वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा? आरएनए ये आरएनए टेम्पलेट ये एमआरएनए हमारा बनके तैयार हो गया। अब इस आरएनए के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? प्रोटीन बनाएंगे। ये प्रोटीन हमारा किसके अकॉर्डिंग बना है? मतलब ये डीएनए का जो सेगमेंट है हमारा इसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो ये जीन होते हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शन को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। कैसे? आरएनए बना करके, आरएनए से प्रोटीन बना करके, और प्रोटीन ही आपका बोला गया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ये बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है। बॉडी के अंदर कुछ भी बिल्ड करना हो, बनाना हो तो वो उसका काम कौन करेगा? आरएनए ही, ठीक है, यानी प्रोटीन। तो देखिए ऐसे ही डायग्राम में आपको बना के दिखाया गया है, ठीक है। 3 डायग्राम में आपको बना के दिखाया गया है। देखिए सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड किया, इसने क्या किया? प्रमोटर को खोज लिया, जहां पे प्रमोट करना था वहां पे प्रमोटर साइट खोज लिया, वहां से ट्रांसक्रिप्शन बना, बीच में ट्रांसक्रिप्शन बबल दिखाया गया है आपको, फिर लास्ट में ट्रांसक्रिप्शन बबल को शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ लास्ट वाले से तीसरे वाले में। और ये एमआरएनए की चेन देखिए धीरे धीरे लंबी होती गई है। तो यही इलॉन्गेशन फेज कहलाता है। क्या कहलाता है? इलॉन्गेशन। तो एक इनिशिएशन होता है, दूसरा इलॉन्गेशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है। यहाँ पे हमने इनिशिएट किया था, फिर धीरे धीरे चेन हमारी लंबी होती गई यानी इलॉन्गेशन होता है, और लास्ट में यहाँ पे क्या करेगा? बंद कर देगा यानी टर्मिनेट कर देगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। Initiation. It uses the nucleoside triphosphate as a substrate. न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है एंड पॉलीमराइजेज
इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? पूरक। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। जैसे ये दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री जैसे डीएनए में आपको बताया गया था कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस अगर एक स्टैंड को हम ले लें तो वही तो टेम्पलेट होता है हमारा। तो यही क्या बनाया गया है? टेम्पलेट बनाया गया है। यही क्या किया गया? टेम्पलेट बनाया गया और इसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। It somehow also facilitate the opening of the helix and continuous elongation। तो ये साथ में क्या करता है? इस हेलिक्स को धीरे धीरे ओपन भी करता है और ये कंटिन्यू प्रोसेस रहता है तब तक जब तक कि प्रमोटर से शुरू होकर के टर्मिनेटर तक ना पहुंच जाए। तो इसके बीच का ये फेज क्या कहलाएगा? इलॉन्गेशन फेज कहलाएगा, जिसमें एमआरएनए की चेन धीरे धीरे क्या होती जाती है? लंबी होती जाती है। Only a short stretch of RNA remains bound to the enzyme। देखिए ये एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जो है ना, इससे एक छोटा सा खाली टुकड़ा जुड़ा हुआ है। जब इससे सिग्मा फैक्टर आकर के जुड़ता है, प्रमोटर साइट को खोज लेते हैं, फिर यहाँ से यही छोटा सा टुकड़ा आकर के जुड़ जाता है। अब फिर यहाँ से इनिशिएट होना शुरू होगा, तो इसका इलॉन्गेशन शुरू होगा। जैसे जैसे ये खुलता जाएगा वैसे वैसे इसमें क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे वहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा हुआ था कि पहले शुरू तो नहीं करता है ना, डीएनए में जब ट्रांसलेशन होता है तो वहाँ पे क्या करता है? छोटा सा टुकड़ा इनिशिएट करने के लिए उसको चाहिए होता है, बाद में वो क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी इसको छोटा सा टुकड़ा चाहिए इनिशिएट करने, तो वो इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ, एक छोटा सा फ्रेगमेंट आरएनए। फिर बाद में उसके जैसे जैसे अनवाइंडिंग होती जाएगी उसी के आगे क्या होता है? जुड़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। Once the polymerase reaches to the terminator region, the nascent RNA falls off। जैसे ये स्ट्रेच जो है वो खुलते खुलते कहाँ पर पहुंचेगा? टर्मिनेटर पर पहुंचेगा। तो ये नेसेंट आरएनए कहलाएगा। नेसेंट मतलब जो नया नया बना है तुरंत। ये यहाँ से क्या होता है? टूट करके अलग हो जाता है, मतलब यहाँ से फॉल ऑफ हो जाता है, गिर जाता है। क्या है? क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे टर्मिनेट कर देगा, बंद कर देगा ना एक साइड पे, उसके बाद वो क्या होगा? वहाँ से अलग हो जाएगा। So also the RNA polymerase, इसके साथ RNA polymerase भी यहाँ से हट जाएगा। उसका क्या काम है? उसने तो RNA बना दिया, RNA बनाया तो RNA polymerase क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। अब किसी दूसरे साइड पे जाएगा, सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करेगा, फिर क्या करेगा? वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करेगा। दिस रिजल्ट इनटू टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो इसकी वजह से यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा। नीचे देखिएगा and interview questions in that how the RNA polymerase is able to catalyze all the three steps which are initiation, elongation and termination। कैसे RNA जो है ये तीनों स्टेप को क्या करता है? इनिशिएट करता है। तो वही सारा सीक्वेंस है। ये RNA polymerase पहले सिग्मा फैक्टर से बाइंड करेगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा? प्रमोटर साइट को ले, प्रमोटर को ये हमने इनिशिएट कर दिया। इनिशिएशन के बाद फिर क्या होगा? इलॉन्गेशन होता जाएगा और इलॉन्गेशन के बाद क्या होगा? टर्मिनेशन हो जाएगा। दैट्स इट। टर्मिनेशन क्यों होगा? क्यों? जब यहाँ से रो फैक्टर जो है इसके साथ बाइंड कर जाएगा तो ये क्या करेगा? उसको टर्मिनेट कर देगा। सिग्मा फैक्टर और सिग्मा फैक्टर यहाँ पे काम शुरू कराने के बाद वैसे ही निकलता। सिग्मा फैक्टर का काम खत्म हो गया, यहाँ से सिग्मा फैक्टर ऑलरेडी क्या हो चुका है? निकल चुका है। जैसे ही इसने शुरू करवाया, थोड़ा सा स्ट्रेच बना, जुड़ा, काम शुरू हुआ, फिर ये यहाँ से क्या होगा? निकल गया दूसरी जगह। अब ये जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे रो फैक्टर के साथ बाइंड कर जाएंगे और रो फैक्टर से जैसे बाइंड करेंगे तो ये टर्मिनेट कर देंगे, ये प्रोसेस बंद कर देंगे। The RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation। RNA polymerase सिर्फ क्या कर सकता है? elongation कर सकता है। इनिशिएशन कौन करेगा? सिग्मा फैक्टर। टर्मिनेशन कौन करेगा? रो फैक्टर। बात समझ में आ गई? It associate transiently with इनिशिएशन फैक्टर यानी रो फैक्टर एंड टर्मिनेटर फैक्टर, सॉरी सिग्मा फैक्टर एंड टर्मिनेटर फैक्टर इज रो फैक्टर टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए पॉलीमरेज
आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या हो गया? सिर्फ इलॉन्गेशन। क्या हो गया? इलॉन्गेशन। तो आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर ये क्या करेगा? इनिशिएशन करेगा। क्या करेगा? इनिशिएशन करेगा। फिर आरएनए पॉलीमरेज प्लस रो फैक्टर ये क्या करेगा? टर्मिनेशन। तो सिर्फ ये अकेले से क्या कर सकता है? इलॉन्गेशन कर सकता है। लेकिन सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ने के बाद ये इनिशिएट करेगा और रो फैक्टर के साथ जुड़ने के बाद क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा प्रोसेस। रिस्पेक्टिवली, तो रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब पहले वाला है, यानी पहला सिग्मा फैक्टर है, तो सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन वाला है, रो फैक्टर टर्मिनेशन। Association with these factors alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate. तो जब ये इन फैक्टर के साथ जुड़ जाता है तो इसकी क्वालिटी को क्या करता है? चेंज कर देता है, या तो इनिशिएट करने के लिए या तो टर्मिनेट करने के लिए बन। In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, and also since the transcription and translation takes place in the same compartment, that is there is no separation of cytosol and nucleus in the bacteria. तो एक्चुअली बैक्टीरिया में जो है न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता है, तो उसमें एक ही जगह होती है जहाँ पे क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों होता है। लेकिन यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो न्यूक्लियस के अंदर होगा और ट्रांसलेशन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, यानी साइटोसॉल में होगा। जैसे यूकैरियोट जो होंगे, यूकैरियोट में ये सेल है, ये न्यूक्लियस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल जहां पे पाया जाएगा वही क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा, यानी आरएनए बनाएगा। ये आरएनए निकल करके जाएगा कहां पे? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में क्या होगा? राइबोसोम को आरएनए से जुड़ने के बाद ये क्या करेगा? एक्सप्रेशन करेगा और ये क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। तो प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। बैक्टीरिया में क्या है? सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सेल प्रोटोप्लाज्म है, बट देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द साइटोसॉल और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दोनों में कोई सेपरेशन है नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। प्रोकैरियोट्स है ना, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, दैट इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस एक ही कंपार्टमेंट में, ट्रांसक्रिप्शन भी यही होगा, ट्रांसलेशन भी यही होगा, लेकिन इसमें अलग अलग है। Many times the translation can begins much before the mRNA is fully transcribed. Consequently, the transcription and translation can be coupled in the bacteria. तो बैक्टीरिया में ये प्रोसेस फास्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि एक तरफ जो है ट्रांसलेशन चल रहा है, दूसरी तरफ उसी का ट्रांसलेशन भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे पहले ये बना के जब भेजेंगे तब तो ट्रांसलेशन होगा, तो इसलिए बैक्टीरिया में प्रोसेस क्या होता है? फास्ट होता है, और यूकैरियोट में जो है वो स्लो होता है। In eukaryote there are two additional complexity. यूकैरियोट में दो और कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या क्या देखिएगा? There are at least 3 RNA polymerases in the nucleus. यहाँ RNA polymerase जो है ना बैक्टीरिया में हमने एक ही पढ़ा, लेकिन यूकैरियोट में क्या है? 3। देखिए, in addition to RNA polymerase found in the organelles. ये RNA polymerase कहाँ पे पाया जाता है? ऑर्गेनेल में भी पाया जाता है। There is a clear cut division of labor. यहाँ पे काम का बंटवारा तीनों का अलग अलग है। The RNA polymerase first, पहला क्या है? जिसका नाम है RNA polymerase first, ट्रांसक्राइब द rRNA। क्या करता है? rRNA को ट्रांसक्राइब करता है। तो जो पहला है हमारा RNA polymerase first, ये क्या करता है? RNA polymerase first rRNA। अब rRNA को ट्रांसक्राइब करता है, तो rRNA में कौन से टाइप का करता है? 3, 28, 18 एंड 5.8। 28S, 18S एंड 5.8S RNA बनाता है। ठीक है, एक्चुअली अभी तक जो है आप लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट पढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था 70S टाइप का और 80S टाइप का राइबोसोम। 70S टाइप में आपने पढ़ा था कि स्मॉलर सब यूनिट इज 30S एंड लार्जर सब यूनिट इज 50S। यहाँ पे आपने पढ़ा था स्मॉलर सब यूनिट इज 40S एंड लार्जर
तो इसके बेसिस पे हमने इतने टाइप का पढ़ा हुआ था। इसके अलावा फ्रेगमेंटल आरएनए भी पाए जाते हैं, इससे छोटे साइज के भी होते हैं और कई सारे इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी के होते हैं। जैसे एक एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी का होता है 23 SRNA, आपको बताया गया था 23 SRNA जो होता है वो राइबोजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? राइबोजाइम कहलाता है। ये एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी का होता है। तो आपको बताया गया है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि ऑल द एंजाइम्स एक्ट एज कैटलिस्ट, सभी के सभी एंजाइम क्या करते हैं? कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। जितनी भी जगह है वो किसी ना किसी रिएक्शन को क्या कर रहे होंगे? मेटाबोलाइज कर रहे होंगे। तो चाहे आइदर इन एनी डायरेक्शन, डजंट मैटर, ठीक है। अब डायरेक्शन यहाँ हम बायोलॉजी में इसलिए स्पेसिफाई नहीं करते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में जो होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन को पढ़ना होता है। तो हम वहाँ पे कैटालिटिक प्रॉपर्टी में एंजाइम के बारे में पढ़ लेते हैं कि पॉजिटिव कैटालिस्ट भी होता है और नेगेटिव कैटालिस्ट भी होता है। लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव कैटालिस्ट लेकर के चलना है कि जो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज को करने वाले होंगे वो सबके सब क्या होंगे? बट पॉजिटिव कैटालिस्ट की तरह काम करेंगे और हमेशा रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। देखिए कैसे, where the RNA polymerase III is responsible for the transcription of tRNA, 5sRNA and snRNA. RNA polymerase III, ये क्या बनाएगा? ये tRNA क्या बनाएगा? ट्रांसफर RNA क्या बनाएगा? ट्रांसफर RNA बनाएगा। 5sRNA बनाएगा, 5sRNA बनाएगा और snRNA। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो कुछ आरएनए पाए जाते हैं, तो snRNA का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एंड RNA polymerase second transcribe the precursor of mRNA। RNA polymerase सेकेंड ये mRNA का प्रिकर्सर बनाता है। प्रिकर्सर का मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब जिसको हम उसकी जगह पर यूज कर सके। क्या कर सके? हम उसकी जगह पर यूज कर सके, वो mRNA का प्रिकर्सर बनाता है। क्योंकि mRNA तो डीएनए बनाता है ना, डीएनए का जो टेम्पलेट बनता है वो mRNA है, ठीक है। लेकिन ये उसके जैसा ही काम करने वाला क्या करता है? प्रिकर्सर बनाता है। मतलब प्रिकर्सर का मतलब कहीं भी आप सुनिए कि उसके जैसा जो फंक्शन है। जैसे कई सारे केमिकल कंपाउंड में हम बोलते हैं कि दिस वन इज द प्रिकर्सर ऑफ दिस, तो प्रिकर्सर कहने का मतलब हम उसकी जगह पर इसको यूज कर सकते हैं। तो प्रिकर्सर ऑफ mRNA एंड द हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA, HNRNA बोलते हैं, हेटेरोजेनस। अब देखिए होमोजेनस और हेटेरोजेनस RNA, जैसे जो सेम टाइप के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हो वो होमोजेनस, और जो डिफरेंट काइंड के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ हो, सॉरी अमीनो एसिड से बना हो, वो क्या कहलाएगा? हेटेरोजेनस कहलाएगा। तो जैसे सॉरी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जैसे मान लीजिए ए हो, तो ये क्या होगा? होमोजेनस होगा, ठीक है। इन जनरली हेटेरोजेनस ही हम पढ़ते हैं, जैसे ए है, डी है, सी है, एक्सेट्रा, ऐसे ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है ये हेटेरोजेनस है और ये क्या है? होमोजेनस है। ऐसे ही कई सारे अमीनो एसिड के लिए जो कोडिंग है वो हम पढ़ रहे हैं कुछ इस तरीके से, जैसे साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन, यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल, एडेनिन एडेनिन एडेनिन, ठीक है, थाइमिन थाइमिन थाइमिन। तो ये होमोजेनस है और ये क्या है? हेटेरोजेनस। ज्यादातर जो है वो हेटेरोजेनस ही है, होमोजेनस कुछ ही। तो ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। जितना ही कहीं ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, इतने से आपका काम चल जाएगा, पूरे पैराग्राफ को पढ़ना नहीं पड़ेगा। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट RNA बनाएगा, इसमें 20s 18 और 520। RNA पॉलीमरेज थर्ड tRNA 5 और snRNA बनाएगा, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। और RNA पॉलीमरेज सेकंड जो होता है वो mRNA का प्रिकर्सर होता है जो mRNA के जैसा बिहेव करता है।
सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी देखें, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी थी जो यूकैरियोट्स में अलग से पाई जाती है इन सब की अलावा। अब दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी देखिएगा क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। द सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन्स द बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन। जैसे जिसका हमने ट्रांसक्रिप्शन किया है, ठीक है, तो जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है जो अभी अभी जस्ट बना है, तो आपको पता है कि ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, इसमें ये अभी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है जो बना हुआ है। इस पे जगह जगह आपको बताया गया कि एक्सॉन है और उनको बीच बीच में इंटरप्ट करने वाले क्या हैं, इंट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो सिक्स सेगमेंट मैंने बनाया है दैट इज द एक्सॉन, क्या है, एक्सॉन्स है, एंड ये थिन सेगमेंट जो है वो इंट्रॉन्स, ठीक है। तो इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग पार्ट होता है जबकि एक्सॉन्स कोडिंग पार्ट होता है जहां से सीक्वेंस पाए जाते हैं और अमीनो एसिड को फॉर्म करते हैं। तो ये एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स हैं। अब क्या किया जाएगा, इनकी इनमें एक सेकेंडरी कॉम्प्लेक्सिटी में जब हम देखते हैं तो यूकैरियोट्स में क्या किया जाता है, जो इंट्रॉन्स होते हैं इनको रिमूव कर दिया जाता है और इनको रिमूवल को हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं, कट कर, ठीक है। तो इनके हम स्प्लाइसिंग कर देते हैं, यहाँ से काट के निकाल दिया, यहाँ से काट करके निकाल दिया इसको। तो अब सिर्फ हमारे पास बचा क्या, एक्सॉन्स ही बचे, इंट्रॉन्स को हमने रिमूव कर दिया। अब इन बचे हुए एक्सॉन्स को हम एक साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो एक क्या पर्टिकुलर सीक्वेंस बन जाएगा। अब इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस का क्या करेंगे हम, इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड का हम प्रोटीन बनाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन कंटेन्स बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स एंड आर नॉन फंक्शनल। इंट्रॉन्स उसी में इंट्रॉन्स में पढ़ा के लिख दिया गया है कि इंट्रॉन्स कैसे होते हैं, नॉन फंक्शनल। हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड द स्प्लाइसिंग, अंडरलाइन करते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, प्रोसेस में डालते हैं जिसको हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। Where the introns are removed and exons are joined in the definite order. तो इनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, इस डेफिनेट ऑर्डर में हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या, इंट्रॉन्स को निकालने के बाद। हेट्रोजीनियस आरएनए undergoes the additional processing called the capping and tailing. In capping an usual nucleotide, अंडरलाइन कर लीजिएगा, methyl guanosyl triphosphate is added to the 5' end of heterogeneous RNA. तो heterogeneous RNA होगा तो ये 3' होगा, ये 5' होगा। तो 5' एंड पर क्या कर रहे हैं, मेथिल गुआनोसिल ट्राइफॉस्फेट को ऐड कर रहे हैं 5' एंड पर। And adenylate residue, that is 200 to 300 adenylate residue को ऐड कर दिया जाता है at the 3' end in a template independent manner। तो 3' end पर क्या किया जाता है, 200 से 300 adenylate को ऐड कर दिया जाता है मॉलिक्यूल को। तो ये टेलिंग और कैपिंग हो गया, टेलिंग एंड कैपिंग हो गया। तो इस प्रोसेस के बाद अब ये mRNA सीक्वेंस जो है हमारा बनकर के तैयार है। इट इज द फुल्ली प्रोसेस्ड हेट्रोजीनियस आरएनए। अब ये फुल्ली प्रोसेस्ड हो गया, इसका प्रोसेसिंग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नाउ कॉल द mRNA। अब इसको आप क्या बोल सकते हैं, mRNA बोल सकते हैं, जिससे आप प्रोटीन बना सकते हैं। एंड दैट इन द ट्रांसपोर्टेड आउट द न्यूक्लियस फॉर द ट्रांसलेशन। अब इसको ये प्रोसेस्ड आरएनए हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर बनके तैयार हो गया टेलिंग और कैपिंग के बाद। टेलिंग कैपिंग करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से न्यूक्लियस से बाहर निकालेंगे, साइटोप्लाज्म बनाएंगे और यहाँ पे हम इसे क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, यानी ट्रांसलेशन करेंगे। The significance of such complexity is now beginning to be understood। अब इसकी शुरुआत से लेकर के अब तक हम पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं कि क्या कैसे होगा। And the split genes arrangement represent the probably an ancient feature of the genome। तो जो स्प्लिट, इस जीन की स्प्लिटिंग होती है तो जीन अलग अलग होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ एंशिएंट कैरेक्टर यानी पुराने कैरेक्टर भी क्या हो जाते हैं, कभी कभी एक्सप्रेस हो जाते हैं, यानी वो इंट्रॉन के फॉर्म में है, कभी कभी वो एक्सॉन्स के फॉर्म में अगर आ गए और उन्होंने क्या किया, वो जीन एक्सप्रेस हो गया तो वो कैरेक्टर भी क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा। और जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा तो फिर वो कैरेक्टर क्या होगा,
इज द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। मान लीजिए कोई पुराना कैरेक्टर हमारे अंदर दोबारा से रीअपीयर हुआ, तो वो क्या करेगा? इवोल्यूशन में पढ़ते हैं उसको एटाविज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटाविज्म बोलते हैं। इसको एटाविस्टिक कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ह्यूमन बीइंग में दोबारा से टेल आ जाए, ठीक है, तो ऐसे ही शायद पाकिस्तान में एक लड़का पैदा हुआ था, अभी उसकी उम्र 25-26 साल है, उसके पास पूंछ है, दैट इज द एटाविस्टिक कैरेक्टर। लुइस जॉय ब्राउन, द लायन बेबी ऑफ रसिया, वहां पे एक बच्चा पैदा हुआ था जिसके पूरे शरीर पे बाल, वो हमारा एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है ना, हमारे एंसेस्टर पे पूरे बॉडी पे बाल पाए जाते हैं, हमारे तो नहीं पाए जाते हैं, वेस्टिजियल हो गए हैं। दैट इज द एटाविस्टिक कैरेक्टर। ये क्या है? एटाविस्टिक कैरेक्टर। किसी के कहने में बड़े बड़े हो जाए ऐसे कि जबड़े से बाहर आने लगे, तो वो कार्निवोरस फीचर है, बहुत पहले पुराना था, धीरे धीरे इसका साइज क्या हो गया? रिड्यूस हो गया है। तो ये सब एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है जो दोबारा से क्या हो जाते हैं, कभी कभी रीअपीयर हो जाते हैं। तो जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा, जैसे मोर देन द 2 निपल्स, जो एंसेस्ट्रल मेंबर थे हमारे, उनके निपल्स की संख्या 2 से ज्यादा हुआ करती थी, 6, 8, 10, धीरे धीरे फिर रिड्यूस हो गया। अभी ह्यूमन बीइंग में 2 ही है, कैटल्स में 4 है, ठीक है, पिग में 8 से 10 है, तो उनमें एक्चुअली वेरिएशन हुआ ना धीरे धीरे। अब एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जो है दोबारा से रीअपीयर हो जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 निपल्स इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एटाविस्टिक कैरेक्टर। वो हो सकता है किसी एंसेस्ट्रल जीन के दोबारा से एक्सप्रेस करने की वजह से रीअपीयर हो जाए। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इन रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। तो अभी आरएनए वर्ड आगे हम पढ़ेंगे। एंड इन द रिसेंट टाइम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ लिविंग सिस्टम हैव एज्यूम्ड मोर इंपॉर्टेंस। अभी इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है कि आरएनए का प्रोसेसिंग कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका रेप्लिकेशन कैसे होता है, और ये जीन का एक्सप्रेशन यानी नए नए प्रोटीन सिंथेसाइज कैसे होते हैं। तो इसको हम लेबोरेटरी में रिसर्च करके इसके पूरे प्रोसेस का हम पता लगाते हैं। और धीरे धीरे आप पढ़ते हैं कि कई सारे जेनेटिक कैरेक्टर को, जेनेटिक डिजीजेज को भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं इसी प्रोसेस में। कि जो एक्सप्रेशन है ना जीन का या आरएनए का, जिससे हार्मफुल प्रोटीन बन रहा था, अगर उसी प्रोसेस को हम दोबारा से रिकरेक्ट कर दें, दैट इज आल्सो नोन एज द जीन थेरेपी। उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी। तो इसको हम अंडरस्टूड कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे इसमें एडवांसमेंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिक कोड, उसको हम